दोनों सदनों में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकर हालात की जानकारी दी और आखिर किस तरीके से स्ट्रैटेजिक कदम भारत इन मुश्किल हालात में उठा रहा है और क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं। ट्रंप जी ने मोदी से बात की, ठीक, लेकिन पाकिस्तान से बात करने के 15 घंटे के बाद मोदी जी को फोन किया। कहने का अर्थ यह है कि कोई किसी का नहीं है। रूस से या ईरान से जो तेल हम लेते थे वो तेल भी हमने जब अमेरिका ने कहा तो बंद किया, फिर से शुरू किया। तो वो जो एक कदम आगे दो कदम पीछे वाला एक रहा है स्टेप गवर्नमेंट का, वो थोड़ा सा एक चिंताजनक जरूर है। मैं तो निवेदन करूंगा कांग्रेस से कि कांग्रेस विपक्ष की है, उसको सवाल उठाने का हक है। कांग्रेस एक श्वेत पत्र ला दे, एक पूरा परिपत्र, एक डॉक्यूमेंटेशन करे कि यदि आज प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी होते तो उनकी रणनीति क्या होती। सरकार की भी एक स्ट्रैटेजी है भाई। देखो, राजनीति तो दोनों लोग कर रहे हैं ना, कोई यहाँ पे संन्यास लेने तो कोई आया नहीं है। राजनीति ये भी कर रहे हैं, राजनीति वो भी कर रहे हैं। सरकार ने एलपीजी गैस की सीमा, उसकी बुकिंग की डेट बढ़ा दी, 60 रुपये सिलेंडर पे बढ़ा दिए। वो इंडस्ट्री जो आपका कॉमर्शियल गैस है वो महंगा कर दिया। तो शॉर्टेज है तभी तो ये सब किया है ना। कोई सरकार को अच्छा थोड़ी लगता है महंगाई दाम बढ़ाना, लेकिन मजबूरी होती है। 60 और 70 डॉलर रहेगा तब आप एक्साइज ड्यूटी लगाकर खूब कमाएंगे और उसी कमाई को फिर मुफ्त भोजन बांटने के लिए और रेवड़ियां बांटने के लिए वो हमारे गाड़ी कमाई के धन को उपयोग करेंगे। नमस्कार, अमरउजाला.com देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी और वक्त है आपके फेवरेट शो खबरों के खिलाड़ी का। और आज चर्चा का जो विषय है वो है युद्ध संकट जो पूरी दुनिया पर इस वक्त छाया हुआ है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। भारत में इसका असर जिस तरीके से दिख रहा है उसकी बड़ी बात यह है कि देश की संसद के दोनों सदनों में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकर हालात की जानकारी दी और आखिर किस तरीके से स्ट्रैटेजिक कदम भारत इन मुश्किल हालात में उठा रहा है और क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं उसकी जानकारी जो है वो साझा की गई है। लेकिन कई मूव्स, जिस तरीके से चाहे पीएनजी डिस्ट्रीब्यूशन को एसेंशियल बना देना हो, एलपीजी को लेकर महत्वपूर्ण कदम उठाना हो कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो गैस है उसकी उपलब्धता रहे, उन तमाम चीजों के साथ कालाबाजारी पर रोक की चेतावनी भी प्रधानमंत्री की तरफ से दी गई है। और सबसे बड़ा कदम जो एक्साइज ड्यूटी को कम करने का लिया गया है, उसके बाद भी विपक्ष की तरफ से इसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। सवाल यह है कि क्या युद्ध के हालात में इससे बेहतर कदम सरकार की तरफ से उठाए जा सकते थे, क्या उसमें कुछ कमी रही है, या फिर विपक्ष के पास अगर वो सत्ता में रहते तो उनके पास कुछ ज्यादा बेहतर रोड मैप इसके लिए हो सकता था। तो क्या सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों से विपक्ष जो है वो संतुष्ट नहीं है और क्या इससे बेहतर जो है विकल्प हो सकते थे? इन तमाम चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। एक बहुत शानदार पैनल हमारे साथ इस वक्त है वरिष्ठ पत्रकारों का, उनका परिचय सबसे पहले आपको यहाँ पर करवाते हैं। हमारे साथ पूर्णिमा मैम है, वरिष्ठ पत्रकार। मैम बहुत स्वागत है आपका। रामकृपाल सर हमारे साथ इस वक्त इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, बहुत शुक्रिया सर साथ जुड़ने के लिए। अनुराग वर्मा सर वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ है, सर बहुत शुक्रिया। राकेश शुक्ला सर जो है वो हमारे साथ हमें यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अमर उजाला के सलाहकार संपादक विनोद अग्निहोत्री सर हमारे साथ हैं और साथ ही साथ हर बार की तरह हमारे साथ मौजूद रहेंगे अमर उजाला डिजिटल के संपादक जयदीप कर्णिक सर। बहुत स्वागत आप सभी का। और चर्चा की शुरुआत पूर्णिमा मैम के साथ इस चर्चा की जो है वो शुरुआत की जाए। मैम, मुश्किल हालात हैं, भारत ही सिर्फ ऐसा देश नहीं है जिस पर इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। भारतीय सरकार की तरफ से अलग अलग डाइवर्सिफिकेशन से लेकर कि अलग अलग मुल्कों से तेल जो है वो किस तरीके से लिया जाए, इसके साथ ही जो मुश्किल हालात, चाहे वो पैनिक बाइंग की वजह से हो या आपूर्ति की कमी हुई है, जो भी वजह रही है वो किसी तरीके से मैनेज हो और लास्ट में आकर एक्साइज ड्यूटी जो है वो कम करना हो। अगर ये मूव्स लिए जा रहे हैं फिर इसमें दिक्कत विपक्ष को क्यों है? नहीं, विपक्ष की तो खैर छोड़िए, विपक्ष का तो काम है कि उसको दिक्कत एक्सप्रेस करना है, चाहे सरकार कुछ भी करे। ये बात सच है कि ये बहुत एक सीरियस सिचुएशन है, क्राइसिस की एक घड़ी है हमारे देश के लिए, देश ही नहीं पूरे विश्व के लिए क्राइसिस की घड़ी है। और उसमें सरकार ने जो कदम अभी तक उठाए हैं, देर से ही सही, प्रधानमंत्री ने सर्वदलीय बैठक भी बुलाई, उसमें भी सारे हालात की जानकारी दी गई, फिर दोनों सदनों में आके भी उन्होंने बताया कि हम कैसे इससे निपटने का सोच रहे हैं। तो वो एक स्वागत योग्य कदम है। विपक्ष की जो परेशानी है वो मुझे लग रहा है इस बात को लेकर के है कि थोड़ी देर से उनको कंसल्ट किया गया। अगर युद्ध को 1 महीना होने को आया, थोड़ा पहले अगर एक सर्वदलीय बैठक बुला ली जाती, थोड़ा पहले अगर दोनों सदनों में प्राइम मिनिस्टर अपनी तैयारियां, हमारे सामने जो भी संकट आने वाला है उसका जायजा दे देते, तो विपक्ष शायद कम शिकायत करता।
ये बात सच है कि पैनिक सिचुएशन तो है थोड़ा सा। हम दिल्ली में तो अभी नहीं दिखा है, बट बाकी शहरों में हम देख रहे हैं कि पेट्रोल पंप पे डीजल के लिए, पेट्रोल के लिए उपलब्ध नहीं है करके नोटिस लगाए जा चुके हैं। एलपीजी की क्राइसिस शुरू हो चुकी है। एलपीजी, पीएनजी जिनके पास है उनको तो प्रॉब्लम अभी नहीं हो रही है, बट एलपीजी की सिचुएशन तो थोड़ी सी सीरियस हो रही है, क्योंकि रिफिल मिलने में लोगों को दिक्कत आ रही है। वो गरीब लोग जो छोटे सिलेंडर से काम चलाते थे, बहुत सारे लोगों से मेरा इस बीच में बात हुई है, लोग कह रहे हैं कि अब वो जो रिफ़िल कराने में उनको बहुत दिक्कत आ रही है। जो छोटे रिक्शे वाले हैं, ठेले वाले हैं, जो रेडी पटरी वाले लोग जो हैं, जो गरीब लोग जो छोटे सिलेंडर से अपना किचन चलाते थे, जलाते थे चूल्हा, उनको दिक्कत आ रही है। तो ये एक थोड़ी सीरियस बात ज़रूर है, और हमें इसमें सरकार की तरफ से ये क्लियर पिक्चर नहीं है कि हमारे पास कितना स्टोर है, भंडार में हमारे पास कितने दिन का गैस या कितने दिन की ऑयल की सप्लाई है, ये एग्जैक्ट हमें नहीं पता। दूसरा, अगर हम जो रूस से या ईरान से जो तेल हम लेते थे, वो तेल भी हमने जब अमेरिका ने कहा तो बंद किया, फिर से शुरू किया, तो वो जो एक कदम आगे दो कदम पीछे वाला एक रहा है स्टेप गवर्नमेंट का, वो थोड़ा सा एक चिंताजनक जरूर है। क्योंकि अगर हमने रूस से खरीदना, ईरान से खरीदना बंद नहीं किया होता तो हमारे पास पर्याप्त भंडारण होता। रूस से जो हम तेल खरीद रहे थे, वो हमने जब बंद किया तो रूस ने अपना सारा तेल दूसरे देशों को डाइवर्ट कर दिया, जिसमें कि मैक्सिमम मुझे लग रहा है चाइना के पास गया है। तो चाइना ने अपनी पूरी स्टोरेज बढ़ा के अपना एडिक्वेट स्टॉक रख लिया है। अब हम रूस से चाहे भी खरीदना, जैसे कि अमेरिका ने बीच में कहा कि हमने 1 महीने के लिए इंडिया को परमिशन दे दी है रूस से खरीदने के लिए, तो अब हम खरीदना भी चाहें तो रूस के पास कितना स्टॉक है ये पता नहीं। हो सकता है उनके पास उतना, वो देना भी चाहें तो उनके पास उतना स्टॉक ना हो जिसको कि उन्होंने ऑलरेडी कहीं और कमिट कर दिया है। तो ये सारी सिचुएशन है। थोड़ा हम पहले अगर इंस्टेड ऑफ रिएक्टिव होने के हम एक्टिव हो गए होते जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, क्योंकि ये युद्ध आनन फानन में ख़त्म होने वाला नहीं था। इसकी तैयारी तो हमें जिस दिन युद्ध शुरू हुआ उसी दिन से शुरू कर देनी चाहिए थी, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। सरकार ने जो कदम उठाए हैं वो अच्छे हैं, स्वागत योग्य हैं। एलपीजी को लेकर सरकार को थोड़ा सा और ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। बेशक कमी ना हो स्टोरेज में, लेकिन जो पैनिक है वो पैनिक नहीं होना चाहिए। दूसरा एक बात, मैं लॉकडाउन की जो एक अफवाहें से उड़ रही हैं, ये प्राइम मिनिस्टर के ही भाषण से शुरू हुआ था जब उन्होंने कोरोना का रेफरेंस दे दिया था। तो एक चिंता लोगों में ये जरूर फैल गई है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेजर तरीके से लॉकडाउन चालू हो जाए, तो उसको लेके एक क्लैरिटी आनी जरूरी है। जिस तरीके से पूर्णिमा मैम जो है वो जिक्र कर रही हैं कि एक अफवाहों का दौर भी कहीं ना कहीं शुरू हुआ है और उस पर भी लगाम लगाने की जो है वो ज़रूरत है। लेकिन एक जो इसका बॉटम लाइन आता है रामकृपाल सर, कि जो स्ट्रैटेजिक मूव प्रोएक्टिव होते हुए लिए जाने चाहिए थे, उसकी कमी नज़र आती है और इसीलिए विपक्ष इस पर ज़्यादा सवाल उठा रहा है। देखिए, अगर हम लोग आज की जो स्थिति है, एक वैश्विक संकट है, जब हम किसी भी चीज़ का आकलन करें तो हमें तुलनात्मक आकलन करना चाहिए। आज पूरी दुनिया में आप पड़ोसियों से शुरुआत कर सकते हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वहाँ क्या स्थिति है, उसकी तुलना में हम बेहतर हैं कि नहीं हैं। अमेरिका जो ट्रंप कहते हैं कि हमें तो तेल की ज़रूरत ही नहीं है, और सही है, इतना ऑयल रिज़र्व है यूएस के पास कि वो वहाँ भी लाइनें लग रही हैं, वहाँ भी तेल के दाम बढ़ गए हैं। तो हमें एक चीज़ हमेशा देखनी चाहिए। देखिए, ये तो है वैश्विक संकट है, इसमें सब लोगों पर आएगा, कोई उसको बेहतर ढंग से कर लेगा, कोई कम किसी पर आएगा। तो हमें हर चीज़ में तुलना करनी चाहिए कि हमारी क्या स्थिति है आज की तुलना में। अगर पेट्रोल की कीमतें हमारे यहाँ नहीं बढ़ी हैं तो शायद ही, मैं कहता हूँ, इंडिया ही एक ऐसा देश है इस समय, जितने भी, कोई हो सकता है कोई छोटा मोटा देश हो जिसने नहीं बढ़ाया, जिसके पास बहुत सारा ऑयल हो, अदरवाइज जितने प्रोमिनेंट हैं सब जगह पे कीमतें बढ़ चुकी हैं। और ये जो लाइन लगने वाली बात है, आप जानते हैं सामान्य ढंग से एक बार नमक पे हल्ला हो गया, लाइन लगने लगी, कोई युद्ध नहीं हुआ था। तो कालाबाजारी और जमाखोरी, ये दोनों चीज़ें हमारे यहाँ शुरू से रही हैं। रही विपक्ष की बात, तो एक बात मैं बता दूँ, कोई भी विपक्ष में हो, मैं अपने बचपन में सुनता था, खा गई राशन, पी गई तेल, ये देखो इंदिरा का खेल। ये मैंने सुना है, नारे सुने हैं लगते हुए। तो ये तब आजकल जो लोग हैं ये विपक्ष में थे,
अब बताइए, इंदिरा को कहा जाता था खा गई राशन पी गई तेल, ये देखो इंदिरा का खेल। तो देखिए, विपक्ष अपना काम करेगा और उसका एक स्वाभाविक सा है कि वो चीज़ें आएंगी सामने। हल्ला, मेरा केवल इतना ही कहना है कि डिस्प्रपोर्शन नहीं होना चाहिए। जितना संकट है हम भी मानते हैं, देखिए लाइनें लगेंगी हर तरह की, और भारत में कोई ऐसा नहीं है, पहले बिजली का बिल जमा करने जाते थे तब भी लाइन लगती थी, बच्चों के फीस जमा करने जाते थे तब भी लाइन लगती थी। आजकल तो खैर, रेलवे का टिकट बम्बई में मैं था टाइम्स ऑफ इंडिया में 80 में, 2 दिन पहले से लाइन लग जाती थी, 2 दिन से बिना खाए पिए लोग रहते थे, क्योंकि एक ही ट्रेन उत्तर भारत की चलती थी, लाइन लगती थी। खैर मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। रही बात है कि संकट है, निश्चित तौर पर है, और संकट अभी तो नहीं है, अभी तक तो बहुत संभाल के रखा है। इसके आगे जो स्थितियां हैं वो पल पल इतनी बदल रही हैं कि किसी को पता नहीं। कोई कह रहा है ईरान जीत रहा है, कोई कह रहा है अमेरिका जीत रहा है। मैं केवल एक भारत की नीति के बारे में आपसे बात करूंगा। अभी 2-3 दिन पहले का मामला है जी। ईरान के विदेश मंत्रालय, हमारे यहाँ जो है एम्बेसी ने एक प्रेस रिलीज जारी की जी। उस प्रेस रिलीज में उन्होंने लिखा कि कश्मीर से बहुत ज़्यादा डोनेशन आया है, कश्मीर की जनता को हम धन्यवाद देते हैं, थैंक्स कश्मीर, थैंक्स इंडिया, यह लिखा था। पाकिस्तान में इसका विरोध हो गया कि ईरान ने, इसका तो मतलब है कि ईरान ने कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग मान लिया। वो विरोध शुरू हुआ और वो दबाव में बाद में वो रिलीज वापस ले ली गई, गायब कर दी गई। इंडिया से भी लोगों ने प्रश्न पूछा भैया गायब क्यों हुई, कुछ नहीं हुआ। तो कहने का अर्थ ये है कि देखिए, ये तो ईरान की हालत है। दूसरा, ट्रंप जी ने मोदी से बात की, ठीक, लेकिन पाकिस्तान से बात करने के 15 घंटे के बाद मोदी जी को फ़ोन किया। कहने का अर्थ यह है कि कोई किसी का नहीं है, आप अपने हिसाब से, भारत की जो आज पॉलिसी है, मैं बस आखिरी वाक्य कह के, आज देखिए G7 जिसका हम मेंबर नहीं हैं, आज हमारे विदेश मंत्री को वहाँ बुलाया गया है। अब आप सोचिए इससे, और हमारे विदेश मंत्री ने कहा कि हम दलाली नहीं करते हैं। यानी भारत की स्थिति तमाम बावजूद पूरी दुनिया में, चाहे हमारी वो विदेश नीति रही हो, चाहे हमारा अंदरूनी सामंजस्य हो, संकट का दौर, उसमें कहीं हम किसी देश से पीछे नहीं हैं। आगे आने वाले समय में निश्चित तौर पर अगर कुछ वैश्विक संकट बढ़ता है तो ये सबको तैयार रहना चाहिए उसको। इसलिए मोदी जी ने लॉकडाउन, वो तो मोदी जी कह दिया कि लॉकडाउन नहीं, लेकिन अपनी जनता को कहना चाहिए कल को क्या परिस्थिति बनती है, उसके लिए आप हम लोगों को तैयार रहना है। बिल्कुल, उनका एक रेफरेंस था वो, जिसमें उन्होंने जिक्र किया उसका, और उसको कहीं ना कहीं एक जो भ्रम है वो फैलाने की जो है कोशिश यहाँ पर हो रही है। राकेश सर, सवाल ये है कि जो स्ट्रैटेजिक मूव पर आ रहा है, वो ये कह रहे हैं कि आप ये जो तमाम कदम अब उठा रहे हैं, या आपको तब करने थे जब क्रूड ऑयल जो है वो मिनिमम रेट्स पर ट्रेड कर रहा था, तब आपको अपने रिजर्वेयर्स पर काम करना था। अब आप कर रहे हैं कि आप अपनी डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं, अच्छी बात है, करिए, लेकिन ये आप पहले करते। आप ये सोचते कि अगर ये युद्ध लंबा खिंच जाएगा, वो उदाहरण देते हैं कि चाइना ने इस तरीके की स्ट्रैटेजी पहले अपना ली। सबसे पहले तो आप ये रिसर्च करिए कि भारत में तेल भंडारण कितना है, यानी जो भंडारण करने की क्षमता है वो आपने कितनी विकसित की आज़ादी के बाद। हम जब बात करते हैं कि अमेरिका, चाइना, कि उनके पास तो तेल भंडार बहुत है, तो भारत यदि क्रूड ऑयल ले आता तो भारत गांव के कुओं में तो क्रूड ऑयल रख नहीं सकता था। उसके लिए तो आपको एक प्रॉपर भंडारण चाहिए। तो 60 साल के शासनकाल में एक भंडारण विकसित किया गया और 12 साल के शासनकाल में एक भंडारण विकसित किया गया। तो ऐसे में जितना आपका पेट्रोलियम पदार्थ रखने की आवश्यकता है वो पहले सोचना चाहिए था। तो पहले क्यों नहीं सोचा गया? सारा विषय आज ही क्यों सोचा जा रहा? फिर जब ये शुरू में कहा, सरकार की तरफ से कहा गया कि हमारे पास 67 दिन का रिजर्व ऑयल है, तो 67 दिन के रिजर्व ऑयल के बाद हम कहते हैं मान लीजिए 27 दिन का ख़त्म हुआ, तो 50 दिन का रिजर्व ऑयल पहले से ही था। फिर लगातार हमारा क्रूड ऑयल आ रहा है, क्रूड ऑयल आने में हमारे कोई दिक्कत नहीं आ रही। फिर तेल की कमी और वहाँ से मिलने का जो विषय आता है, तो आप देखेंगे कि जब अमेरिका की तरफ से कहा गया कि आप तेल लेना बंद करें, उसके बाद भी रूस से भारत 10 लाख बैरल तेल ले रहा था।
और मार्च महीने का आप आंकड़ा देखेंगे तो रूस से भारत 3 करोड़ बैरल तेल की खरीदी किया है, जो धीरे धीरे करके आ रहा। अब वो जो आ रहा है वो 8 से 10 दिन में एक एक खेप निकल रहा है। होर्मुज की स्थितियाँ सबको पता है, उसमें भारत के यदि तेल और गैस के जहाज निकल पा रहे हैं तो क्या ये उपलब्धि नहीं मानी जानी चाहिए? फिर क्रूड ऑयल को जब आप पेट्रोलियम में बदलते हैं वो एक प्रोसेस है। रिफाइनरी को कहा गया है 33% आपको काम तेज करना है और बढ़ाना है। तो 33% बढ़ाने का मतलब ये हुआ कि आपकी जो स्पीड है प्रोडक्शन की उसको और फास्ट करना है। तो जब भारत सरकार कह रही है कि तेल और गैस की कोई दिक्कत नहीं आएगी तो मुझे लगता है उस पर थोड़ा सा भरोसा करना चाहिए। नंबर 1, विपक्ष की तरफ से जो बार बार प्रश्न उठाया जाता है कि बहुत देर से कदम उठाया गया, मैं तो निवेदन करूंगा कांग्रेस से कि कांग्रेस विपक्ष की है, उसको सवाल उठाने का हक है। कांग्रेस एक श्वेत पत्र ला दे, एक पूरा परिपत्र, एक डॉक्यूमेंटेशन करे कि यदि आज प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी होते तो उनकी रणनीति क्या होती ऐसी परिस्थिति में। इस युद्ध काल में प्रधानमंत्री रहते हुए राहुल गांधी जी ये ठोस कदम उठाते जो भारत सरकार की तरफ से नहीं उठाया गया, वो ले आके सामने रख दे। तो भारत सरकार की कूटनीति और विदेश नीति और कांग्रेस की कूटनीति और विदेश नीति की जनता तुलना कर लेगी कि प्रधानमंत्री रहते हुए राहुल गांधी जी क्या करते और प्रधानमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी क्या कर रहे। देखिए भैया, भारत का पूरा जीवन तेल और गैस पर निर्भर नहीं है। महंगाई आएगी, इसमें बिल्कुल दो राय नहीं है। और महंगाई सिर्फ सामान्य आम जन पे ही नहीं आएगी, किसानों पे भी आएगी। हमारे यहाँ 4 करोड़ टन यूरिया का इस्तेमाल होता है और हमारे पास बचत है 64 लाख टन का। हमारे पास 2 महीने के बाद ज़रूरत पड़ेगी नाइट्रोजन की, यूरिया की और DAP की। हमारे पास उतना भंडारण नहीं है। गैस से जो हमारे खाद के कारखाने चल रहे थे उनकी आपूर्ति में 25 से 30% की कटौती कर दी गई, उन्होंने प्रोडक्शन कम कर दिया। फिर जो खाने पीने की, आज भारत पूरा पैकेजिंग प्रोडक्ट से भरा पड़ा है और वो सारा विदेश से हमारे निर्भरता है। तो महंगाई का कारण दूसरे हो सकते हैं और हमें फोकस किया जा रहा तेल गैस। तो हमें इंतजाम ये करना है कि जो प्रोडक्ट हम लेते थे उन प्रोडक्ट को हम कैसे दूसरी जगहों पे कन्वर्ट करें। कुल मिला के देश की सरकार की तरफ से यही कहा जा रहा है कि आपको इसको समझना होगा और आपको अपनी नियम को थोड़ा सा चेंज करके प्रोडक्शन के जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी जगह पे वैकल्पिक व्यवस्था करिए, यानी लोकल फॉर वोकल। तो राकेश शुक्ला सर कह रहे हैं कि जो विकल्प हैं उन पर भी जाने की जो है वो ज़रूरत है। अनुराग सर, जैसे राकेश सर ने भी कहा कि अगर वो सत्ता में होते तो उनकी स्ट्रैटेजी आखिर क्या होती, क्योंकि वो स्ट्रैटेजी पर ही सबसे बड़ा सवाल उठा रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि वो ये कह रहे हैं कि ये पहली बार देख रहे हैं कि क्रूड ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं, सरकार एक्साइज ड्यूटी कम कर रही है। जब ये नीचे आ रहा था तब सरकार को कुछ नहीं दिख रहा था। सुमित जी, सबसे बड़ी समस्या क्या है, राहुल गांधी जी को ये नहीं पता है कि कहाँ विरोध करना है और कहाँ समर्थन करना है। कौन सा उनका स्टेटमेंट देश हित में होता है और कौन सा स्टेटमेंट उनका देश हित के विरुद्ध होता है, वो उनको पता नहीं है। और वो शायद उनके पास जो सलाहकार हैं वो तो उनको जो स्क्रिप्ट दी जाती है वो पढ़ देते हैं और स्क्रिप्ट पे जो उनको जो डेवलप करना होता है वो भी वो अपने हिसाब से करते हैं, वो किसी की सुनते नहीं हैं। और उसी वजह से ये विचित्र तरह के सवाल पिछले और जवाब पिछले कुछ दिनों में आ रहे हैं। अब सबसे पहली चीज़ जो विपक्ष ने सबसे बड़ी चीज़ हो रहा है, कोविड जैसी हालात हो जाएंगे, लॉकडाउन हो जाएगा। जो प्रधानमंत्री ने साफ जो कहा था कि हमें कोविड जैसे हालात, या कोविड की बात उन्होंने उस रेफरेंस में करी थी कि जिसमें जिस तरह से कोविड के टाइम में केंद्र और राज्यों ने एक टीम की तरह काम किया था, उस रेफरेंस की उन्होंने उस तरह से काम करने की आवश्यकता पे बल दिया। उन्होंने कोविड जैसी बात इसलिए करी कि जिस तरह से उस समय जमाखोरी और कालाबाजारी पे और अफवाहों पे अंकुश लगाने की आवश्यकता थी। कुछ हद तक मैं कहूंगा उस समय ये काम नहीं हो पाया था और अफवाहों का भी बाजार गर्म था, जमाखोरी भी हो रही थी, कालाबाजारी भी हो रही थी। तो भाई सुमित जी, जमाखोरी, कालाबाजारी ये हमारे सिस्टम में आ चुका है। हमें इसको अब इस पे एक कायदे से कानून बना के इसको टैकल करने की ज़रूरत है। इस पे हम आप आप इमेजिन करिए कि लोग वहाँ पे उस समय ऑक्सीजन की कमी से मर रहे थे और वह बहुत सारे लोगों ने घर में ऑक्सीजन के 20 सिलेंडर रख लिए थे और उसको ब्लैक में बेच रहे हैं। लोगों के पास मैसेज आ रहे थे कि आपको अगर सिलेंडर चाहिए, आपको अगर वो जीवन रक्षक दवाएं चाहिए तो हमसे संपर्क करें।
ये हमारी आदत ये है। हम जब सरकार की आलोचना करने चलते हैं तो हमें अपने भी गिराबान में झांक के देखना पड़ेगा कि हमने क्या किया। उसके बाद आता है कि अफवाहें। अब देखिए, ये भी इस समय विपक्ष को और सरकार को आदर्श स्थिति में एक टीम की तरह काम करने की आवश्यकता थी, जो शायद विपक्ष जो अभी अगले चुनाव में जिस तरह के हालात हैं, अगर शायद वो पॉजिटिव सिग्नल जनता को देता तो शायद उनके लिए बेहतर होता। सर, वो तो कह रहे हैं कि उन्होंने तो मौका ही नहीं दिया हमें। मौका तब दिया जब हालात बिगड़ गए विपक्ष को। जब मौका दिया जाता है तो वो क्या करते हैं? क्या उस समय तो विपक्ष कब जो है एक टीम की तरह काम करता है। तो आप ये हो जाए ना कि जैसे आप हर चीज़ में मेरा विरोध कर रहे हो, तो जब ऐसी स्थिति बननी हुई तो मैं यही मानूंगा, चल भाई तू विरोधी कर ले। ये भी अच्छा, ये सरकार की भी एक स्ट्रैटेजी है। भाई देखो, राजनीति तो दोनों लोग कर रहे हैं ना, कोई यहाँ पे संन्यास लेने तो कोई आया नहीं है। राजनीति ये भी कर रहे हैं, राजनीति वो भी कर रहे हैं कि ठीक है हम तुम्हें हाशिए पे ला देते हैं। सरकार ने भी ये काम किया। अच्छा, इस समय कल मेरे पास कुछ कांग्रेस से जुड़े मित्रों के फोन आ रहे हैं कि आपके यहाँ पेट्रोल की क्या स्थिति है, हमारे यहाँ तो मिल ही नहीं रहा है। मैंने कहा मिल रहा है, मेरे घर के पास 3 पेट्रोल पंप, तीनों पे मिल रहा है। उनका कहना था हमारे यहाँ तो मिल ही नहीं रहा है। अब लाइन ही लगी पड़ी। लाइनों को मैं मान सकता हूं, लाइन हो सकती क्योंकि ये हमारी फितरत है। अब जैसे आमतौर पे आज से 1 महीने पहले क्या होता था, जब आपका टैंक खाली होता था तब आप जाके पेट्रोल भराते थे। अब जहां हालत ये 5 लीटर की मेरी गाड़ी में कहूँगा, हमने जाके लाइन लगा दी कि 5 लीटर हम टॉप अप कर लेते हैं। तो भाई लाइन तो लगेगी। अपनी सोच में इस समय सबसे बड़ी चीज है कि अपने देश की शक्ति को पहचानो, अपने देश की शक्ति को समझो। हम पुराना वाला नहीं, अब ये नया भारत है, हमारी शक्तियां हैं, हमारी कुछ हैसियत है। ये जो पैनिक बाइंग आप कर रहे हो ये ठीक नहीं है। 5 लीटर पेट्रोल के लिए अगर आप जाके लाइन लगा के खड़े हो जाओगे तो मैसेज तो यही जा रहा है ना, ये विदेशों में भी जा रहा है, यहां से फोटो विदेशों में भी जा रही होंगी कि भारत में लाइनें लगी हुई हैं। ठीक, इसको कंट्रोल करने की आवश्यकता है। ठीक है सर। तो जो पैनिक बाइंग है वो एक समस्या है या इसके इतर भी हालात जो हैं वो और ख़राब हैं? मैं विनोद सर आपके पास यहाँ पर आते हुए, क्योंकि एक तरफ स्ट्रैटेजी की बात कही जा रही है, विपक्ष ये कह रहा है कि जो आपको पहले करना था वो अब आप यहाँ पर कर रहे हैं। विपक्ष को कॉन्फिडेंस में नहीं लेते हैं, आप उनसे बात नहीं करते हैं। एक स्थिति ये है, सरकार ये कहती है कि हालात पूरी तरीके से बेहतर हैं, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री ने भी कहा सदन के अंदर खड़े होकर कि हमारे पास पूरी तरीके से रिजर्व है, घबराइए मत। तो फिर ये पेट्रोल पंप पर लाइनें लग रही हैं, जैसे अनुराग सर कह रहे हैं कि हमारे यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कुछ कह रहे हैं कि हमारे यहाँ कतारें लंबी हैं। देखो, एक तो पहली बात ये है कि कहीं दिक्कत है कहीं नहीं है। ये तो अब हम एनसीआर में बैठे हुए हैं, खुशकिस्मत लोग हैं कि दुनिया में 1 गिलास पेट्रोल बचेगा तो भी एनसीआर के कुछ पंपों पे मिल जाएगा दिल्ली के। अब सवाल ये है कि अगर आप इंटीरियर में देखो, आप मध्य प्रदेश में देखो, उत्तर प्रदेश में देखो, वहाँ लग रही हैं लाइनें, वहाँ गैस की भी लाइनें हैं और पेट्रोल की भी लाइनें हैं। अब वो पैनिक बाइंग है या शॉर्टेज है, शॉर्टेज भी हो रही है। जहाँ डिलीवरी देर से पहुँचती है, जो दूर दराज के पेट्रोल पंप है, वहाँ शॉर्टेज शुरू हो गई है क्योंकि वहाँ डिलीवरी देर से पहुँच रही है। हमारे कई मित्र हैं जिनके अपने पेट्रोल पंप हैं, उनसे मैंने चेक किया तो उन्होंने कहा कि हाँ साहब, जो टैंकर पहले रोज़ आते थे अब वो अल्टरनेट आ रहे हैं। तो फ़र्क पड़ता है ना। देखिए, और स्वाभाविक उसमें कोई, जब दुनिया में संकट है और भाई सरकार ने LPG गैस की सीमा, उसकी बुकिंग की डेट बढ़ा दी, 60 रुपये सिलेंडर पे बढ़ा दिए, वो इंडस्ट्री जो आपका कॉमर्शियल गैस है वो महंगा कर दिया। तो शॉर्टेज है तभी तो ये सब किया है ना। कुछ सरकार को अच्छा थोड़ी लगता है महंगाई दाम बढ़ाना, लेकिन मजबूरी होती है तो ये सब किया। तो ऐसा कहना कि शॉर्टेज या कमी या संकट की स्थिति नहीं हो रही है, ये समस्या से आंखें मूंदना है। लेकिन सरकार की जिम्मेदारी है कि पैनिक न फैले, इसलिए सरकार इस तरह का भरोसा भी देती है। वो बताती है कि हमारे पास इतना स्टॉक है, परेशान मत होइए। कोई भी सरकार नहीं कहेगी कि हाथ खड़े कर देंगे अब भैया सब खत्म हो गया, तो वो तो सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन जनता भी देखती है। अब जैसे अभी हमारे अनुराग भाई कह रहे थे कि नया भारत है, कोविड में हमने देखा था ना नया भारत, हजारों मील पैदल चल के लोग गाँव पहुँच गए थे और कैसे दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से लोग मरे। तो ऐसा नहीं है कि लोगों को सिस्टम पर भरोसा आंशिक होता है। उनको लगता है कि सरकार तो कहेगी भैया पेट्रोल भर लो, तेल भर लो, लेकिन ये अलग बात है कि कितना भर लोगे। मैं मान लो टैंक फुल करा लूँगा और आपका टैंक आधा है तो मैं आपसे आधा टैंक ज़्यादा चल लूँगा। जब दुनिया में अगर पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा या नहीं आएगा तो कितना हम चल लेंगे आपसे, आपसे 2 दिन ज़्यादा गाड़ी चला लेंगे, इतना ही तो होगा। तो इसलिए वो पैनिक तो है, होती है सिचुएशन। और जनता को, विपक्ष को लेकर हम लोग बहुत ज़्यादा निर्मम हो जाते हैं। विपक्ष के दबाव में सरकारें कई फैसले भी लेती हैं।
आज अगर एक्साइज ड्यूटी घटाई गई है तो बार बार विपक्ष जो पिछले सालों से कह रहा था कि भाई सस्ता है पेट्रोल, जनता को लाभ दीजिए, सस्ता है पेट्रोल, जनता को लाभ दीजिए, और फिर कहना शुरू किया कि अब जब आपने तब लाभ नहीं दिया अब दीजिए, तो सरकार ने घटाई ना एक्साइज ड्यूटी। सरकार माने ना माने, लेकिन ये मुद्दा तो विपक्ष ने उठाया। विपक्ष ने ही उस वक्त मुद्दा उठाया जब ईरान के सर्वोच्च नेता की हत्या हुई और उन पर सरकार ने शोक प्रकट नहीं किया, तो विपक्ष ने बार बार उठाया मुद्दा और सोशल मीडिया पे चला, और तब सरकार ने जाके जो है कंडोलेंस बुक पे साइन भी किया। ईरान के राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री जी ने बात की, हमारे विदेश मंत्री ने 4-4 बार विदेश मंत्री से बात। तो विपक्ष जब ये मुद्दे उठाता है तो सरकार भी अपने हिसाब से फैसले जो है उसमें नीति में, भले स्वीकारे नहीं, कोई सरकार नहीं स्वीकारती कि हमने फैसला विपक्ष के कहने पर लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं फीडबैक सरकार का होता है कि भाई ये मुद्दा बन रहा है, अपोजिशन उठा रहा है, तो अपोजिशन क्या करे, घर बैठ जाए। अब घर बैठ जाए तो हम ही लोग कहेंगे विपक्ष कुछ कर ही नहीं रहा, विपक्ष बड़ा कमज़ोर है, विपक्ष इतना बड़ा मुद्दा है, विपक्ष घर बैठा हुआ है, कुछ कर ही नहीं रहा। तो मतलब इसलिए विपक्ष को कोसना ठीक नहीं है। अब सर्वदलीय बैठक में पूरे विपक्ष ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर में भी कहा था कि हम सरकार के साथ हैं, इस बार भी कहा हम सरकार के साथ हैं पूरी तरह से। और उसके बाद से तो विपक्ष ने, हाँ, सरकार की नीतियों पर या किसी मामले पर अगर कोई प्रश्न खड़ा करता है तो ठीक है। और ये सही शुक्ला जी ने कहा कि भाई राहुल गांधी शैडो प्रधानमंत्री हैं, लीडर अपोजिशन के नाते, तो ठीक है, उनको एक ब्लूप्रिंट रखना चाहिए कांग्रेस को कि अगर हमारी सरकार होती तो हम ये कदम करते, तो जिससे ये स्थिति नहीं होती। इसमें कोई दिक्कत नहीं, लोकतंत्र में रखा जाता है, या सरकार भी ला सकती है कि भाई हम ये कदम उठा रहे हैं। तो ये तो दोनों चीज़ें, मुझे लगता है कि अभी संकट उतना नहीं है, लेकिन भविष्य का जो संकट है कि अगर ये युद्ध लंबा चल गया, जो कि अभी लग रहा है शायद लंबा चल जाए, उस वक्त हमको जो है ये लगेगा कि कैसे संकट का मुकाबला किया जाए। 1-2 बातें मैं कह के ख़त्म कर रहा हूँ। अभी फर्टिलाइज़र की बात की, वो 2 महीने बाद जब ज़रूरत पड़ेगी और अगर ये लड़ाई नहीं रुकी तो बड़ा संकट होगा, उससे हमारी पूरी खाद्यान्न सुरक्षा, अभी तो हमारी ऊर्जा सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह है दुनिया की, उसमें हमारी खाद्यान्न सुरक्षा भी प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। वो एक इसलिए सरकार को उस तरह भी देखना पड़ेगा। जमाखोरी, ब्लैक मार्केटिंग तो हमारे उसमें है, आपदा में अवसर देखना। आप याद करिए कोविड में एम्बुलेंस जो है, जिसका काम होता है फ्री एम्बुलेंस, वो 15-15 हज़ार रुपये नोएडा से दिल्ली ले जाने के ले रहे थे, लखनऊ में, हर शहर में, मतलब बिल्कुल लूट मची हुई थी। तो ये तो पता नहीं हम कैसे विश्वगुरु जनता है हमारे देश की कि इतना मतलब हम काम गड़बड़ करते हैं। जैसे जब सेवा के लिए आना चाहिए तब उसमें लोग लाभ कमाने लगते हैं। तो वो तो हमारे उसमें है कि जमाखोरी, लोग इस तरीके का फायदा उठाते हैं। आप ये बताइए, जैसे जमाखोरी की बार बात हम कर रहे हैं, हाँ। कितने जमाखोरों पर कार्रवाई हुई अभी तक? कोई आंकड़ा आया क्या सामने? मान लीजिए गैस और पेट्रोल, अगर कहीं सरकार ने ब्लैक मार्केटिंग करते हुए लोगों को पकड़ा, कहीं कोई छापे पड़े, एस्मा तो लगा दिया गया, लेकिन कोई एक्शन की कहीं से आपने पढ़ी कोई खबर कि इतने लोग वहां पकड़े गए गैस की ब्लैक मार्केटिंग करते हुए? और गैस का संकट कहाँ है? गैस का संकट आपके घर में नहीं, मेरे घर में नहीं है, 2 कारणों से। एक तो हम पीएनजी यूज़ कर रहे हैं, तो पीएनजी वालों को वो है। दूसरा क्या है, आपके पास अगर एलपीजी कनेक्शन है तो आपने एक डेवला बना रखा है कर रहा। जो गरीब आदमी है, जो ब्लैक में 2-3 किलो लेता था, उसके सामने संकट है। जो लेबर, जरा पता करिए कितने लोग गांव चल जाने की तैयारी कर रहे हैं। मेरे यहाँ जो काम वालियाँ आती हैं, जो सुबह शाम मेड वगैरह, वो कह रहे हैं हम तो गांव जाने की सोच रहे हैं कि गैस नहीं मिल रही है, क्योंकि वो क्या करते थे, वो 2-3 किलो गैस ले लेते थे, और अब उनको 300 रुपए किलो मिल रही है। जब तो संकट वहां पर है, उस पर काम करने की जरूरत है। हाँ, वो भी इस देश के नागरिक हैं। तो ये सारी चीजें हैं। और कई हमारी जो ऊर्जा सुरक्षा है, जो हमारी डिपेंडेंसी बढ़ी है 2014 के बाद, हमारी ऑयल और गैस की डिपेंडेंसी बढ़ी है, जो कम होनी चाहिए। अब सरकार ने अपना प्रोडक्शन डोमेस्टिक बढ़ाया है। और मैंने पिछली बार भी कहा था, रामगोपाल जी को तो याद होगा और जयदीप जी को, पता नहीं आप लोगों के जमाने की बात नहीं है, एक समय एक स्कीम चली थी हमारे यहाँ, तो जो सरकार इस समय है वो तो गाय गोबर और गंगा जल को बहुत पवित्र मानती है। गोबर गैस की योजना जो है पूरे देश में चलाई गई थी, और उससे बाकायदा गाँव में बल्ब और खाने का काम स्टोव जलने लगे थे, बाद में खत्म हो गई, पशुधन ही खत्म हो गया। अगर हम उस पर, इन सब चीजों पर कंसंट्रेट करते, डाइवर्सिफाई करें उन चीजों को, तो बेहतर जो है वो चीजें किया जा रहा है। तो डाइवर्सिफाई करेंगे तो सोर्सेज हमारे जो है एनर्जी के, वो जब डाइवर्सिफाई होंगे तो हमारी ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी, ज्यादा बेहतर हो सकती है। बिल्कुल, हमें ना सरकार को दोष देना चाहिए, ना विपक्ष को दोष देना चाहिए। विपक्ष का काम है सवाल उठा के सरकार का ध्यान आकर्षित करना, और सरकार का काम है उन सवालों को एड्रेस करना, चाहे वो अपने आप एड्रेस करे या सलाह मिले तो एड्रेस करे, उनका एड्रेस करना। ठीक है जयदीप सर, सभी वरिष्ठ पत्रकारों को भी आपने सुना, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि इन हालात में
जनता के सामने परेशानी है, इसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आती हैं। हमने कतारें सिलेंडर की किस तरीके से लगी हुई देखी, कुछ जगहों से पेट्रोल की समस्या की भी आती है। सरकार जब ये कहती है कि हमने पूरी तरह तैयारी की है, और प्रधानमंत्री जब कोविड का रेफरेंस देते हैं तो उसका अर्थ ये होता है कि अगर मुश्किल हालात होंगे तो हमें एक टीम की तरह काम करना है। उसमें विपक्ष जो है वो क्या उस टीम के साथ खड़ा हुआ दिखता है? जो तैयारियां सरकार ने डाइवर्सिफाई कर की है, एलपीजी के जो मुश्किल हालात में वहां से जो शिप मंगाए गए हैं, उसमें जो है कदम उठाए हैं, वो क्या ये सराहनीय है या फिर नहीं है? ये जो तैयारी है पूरी दिखती है नहीं दिखती है? हालात कठिन है और सभी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। सरकार अपनी भूमिका निभा रही है। सरकार ने अगर ये कोशिश की है कि सबके जहाज अटक भी गए हों तो हमारे निकल जाएं, तो वो अच्छा है, सराहनीय करना ही चाहिए। ये नहीं किया होता तो विपक्ष और जोर से हल्ला मचा रहा होता। लेकिन अगर विपक्ष ने हल्ला मचाया है तो हल्ला मचाए जानी स्थिति भी है। विपक्ष ने भी कुछ गलत नहीं किया है, बल्कि मैं कहूँगा विपक्ष ने इस बार बल्कि ठीक काम किया है। और सर्वदलीय बैठक में भी संतुलित ही बातचीत हुई है, वो अच्छा रहा। प्रधानमंत्री के जो सदन में बयान थे वो भी ठीक थे। सर्वदलीय बैठक में सभी उपस्थित थे, प्रधानमंत्री नहीं थे। प्रधानमंत्री भी उपस्थित होते तो शायद बात और मजबूत हो जाती। जमाखोर अपना काम कर रहे हैं, वो हर ऐसी परिस्थिति में अपना काम करते ही हैं। जो अभी बातें आई कोविड वाली, उसमें बहुत सारे ऐसे उदाहरण है कि अगर लोग मीलों चढ़ के पैदल जा रहे थे तो भंडारे लंगर लग गए थे, चप्पल लोग खरीद कर सड़कों पे खड़े हो गए थे कि मजदूर जा भी रहे हैं तो नंगे पैर न जाएं। हमने खुद उसके वीडियो बनाए हैं और इसी अमर उजाला पर उन वीडियोस को चलाए। मेरे मोबाइल में वो तमाम वीडियो अब भी हैं। समस्या ये है कि अगर 100 में से 80 लोगों ने अच्छा काम किया लेकिन 20 लोगों ने खराब काम किया, तो वो 20 लोग हमारे प्रतिनिधि चेहरे बनते हैं और हमारे पूरे समाज की अच्छाइयों को विकृत कर देते हैं। ऐसा कोविड में भी हुआ, ऐसा आज भी हो रहा है। अगर 100 पेट्रोल पंप है तो उसमें से 10 पेट्रोल पंप जो है जमाखोरी कर रहे होंगे, लेकिन वो 10 जो है सबके ऊपर बदनुमा दाग बनकर ऐसे छाते हैं कि पूरे समाज का चेहरा स्याह हो जाता है। दिक्कत ये है, केदारनाथ में इतनी बड़ी आपदा हुई, लोग उस पूरे बाढ़ के पानी में बह गए और लोगों ने उनकी उंगली से सोने की अंगूठियां काट ली और दांत निकाल लिए सोने के, बजाय कि उसको बचाने के। कुछ लोग होते हैं जो आग लगती है तो वीडियो बनाने लगते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो उसी आग में कूदकर बचाते हैं। तो जो हीरोइक एफर्ट्स होते हैं, जो समाज की इन तमाम गंदगियों को भी उनको भी उतना ही हाईलाइट करना चाहिए। बहुत लोग हैं जो जमाखोरी नहीं कर रहे हैं, जो कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह की दिक्कतें ना हो, अफवाहें ना फैलें, लेकिन जिनका चरित्र ही है, और वो आज का नहीं है। बिल्कुल पुराने भारतीय समाज में जाइए, राजा अकाल पड़ रहा है तो लोग अकाल में भी जो सूदखोर हैं उस वक्त के, जो उस वक्त के महाजन हैं, जो उस वक्त के बनिए हैं, जो उस वक्त के किराना बेचने वाले हैं, उन्होंने यही किया, 2 रुपए की चीज़ 100 रुपए में बेची है। उस जमाने का जो भी मूल्य रहा में, तो ये प्रवृत्ति है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सब अपनी भूमिका निभा रहे हैं और सब अपना कैरेक्टर बता रहे हैं। जब आपदा आती है तो चरित्र की सही पहचान होती है। सरकार को उसका चरित्र बताना है, विपक्ष को उसका चरित्र बताना है, जमाखोर अपना दुष्चरित्र बता रहे हैं, और जो जनता पैनिक नहीं होकर सावधानी से इस सब समस्या में ये कोशिश कर रही है कि कैसे काम भी चले और पैनिक ना हो, वो अपना चरित्र बता रहे हैं। चरित्र की पहचान का समय है। अमेरिका अपना चरित्र बता रहा है, ईरान अपना चरित्र बता रहा है, इजराइल अपना चरित्र बता रहा है। जब इतनी बड़ी आपदा होती है तो हर एक के चरित्र जो भीतर कई तहों में छुपे हुए होते हैं वो सामने आते हैं। इन चरित्रों को ढंग से पढ़कर आने वाले समय में निर्णय लेने चाहिए, वरना आप सिर्फ पढ़ते रह जाएंगे, निर्णय नहीं ले पाएंगे। ये चरित्रों के पहचान का समय है। और जो संकट है वो कुछ सचमुच का है। वाहन देर से आ रहे हैं। मैं अभी पिछले सप्ताह बाहर था तो जो कमर्शियल गैस का सिलेंडर है वो नहीं पहुंच रहा है। होटलों में आपको तवे की रोटियां नहीं मिल रही हैं, तंदूर की मिल रही हैं, चूल्हे जल रहे हैं, लेकिन एलपीजी पर जो कुछ भी बनता था कमर्शियल एलपीजी पर, उसमें दिक्कत आ रही है। उसमें है दिक्कत तो है, और वो सरकार ने कहा कि हम एलपीजी रोक रहे हैं। सरकार की तरफ से एक्साइज ड्यूटी का घटाया जाना अच्छी बात है, विपक्ष ने भी मुद्दा उठाया। लेकिन आज जब 100-110 बैरल डॉलर प्रति बैरल हो गया है तेल, तब आप घटा रहे हैं। आपने बढ़ाया कब था? जब 60 तो 60 और 70 डॉलर रहेगा तब आप एक्साइज ड्यूटी लगाकर खूब कमाएंगे, और उसी कमाई को फिर मुफ्त भोजन बांटने के लिए और रेवड़ियां बांटने के लिए वो हमारे गाड़ी कमाई के धन को उपयोग करेंगे। ये वैसा ही होता है ना कि जब तेल के दाम बढ़ते हैं तो नमकीन के और उससे जुड़े खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ते हैं, जब तेल के दाम घटते हैं तो कोई बोलने में नहीं आता कि भाई घटा दो। भाई जब तेल के 80 डॉलर थे प्रति बैरल तब आपने उसको बढ़ाया था एक्साइज ड्यूटी को, वापिस जब 60 पे गया तो घटाया था क्या? ये कड़वे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना चाहिए। तो सरकार ने ठीक किया, एक्साइज ड्यूटी घटाई है, इसलिए घटाई है पेट्रोलियम कंपनियों के दबाव में, ताकि वो उनको जो अभी अतिरिक्त प्रयास करने पड़ रहे हैं, अतिरिक्त मेहनत करने पड़ रहे हैं, उसके घाटे की बराबरी हो जाए। जनता के लिए नहीं है ये। जनता के लिए करना होता तो तब करना था जब 60 डॉलर प्रति बैरल था। तो ये भी कुछ कड़वी तल्ख हकीकतें हैं, सच्चाइयां हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, कोरोना में भी चरित्र की पहचान हुई, चरित्र के पहचान का समय था, संकट था, पहचाने गए लोग। उस पहचान को अगर हम याद नहीं रखेंगे तो अगले आने वाले संकटों में भी हम भुगतेंगे। विनोद जी ने भी बहुत अच्छे ढंग से विपक्ष का
कहा और मैंने भी कहा था, विपक्ष का काम ये है कि अगर दुख को व्यक्त कर रहे हैं तो लगे कि दुख को व्यक्त कर रहे हैं, कहीं चुटकुला न लगे। देखिए, विरह मतलब विरह वर्णन सूर का भी है और बिहारी का भी है। सूर का वर्णन विरह का है कि गोपियाँ जो कृष्ण से नहीं मिली हैं तो वो जाती हैं जब मधुबन में, तो कहती हैं कि मधुबन तूकत रहत हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाढ़े क्यों न जरे। यानी एक बड़ा सा साइकोलॉजिकल स्वाभाविक लगता है, कितना अच्छा है। और बिहारी अगर हैं तो वही विरह वर्णन करते हैं, लिखते हैं, मतलब सांस लेती है विरहिणी तो 6-7 हाथ उधर चली जाती है और सांस छोड़ती है तो 6-7 हाथ इधर आ जाती है, यानी इतनी दुबली है। या प्रिय से कहो स्वदेशना है भावना है काग, विरह अगन में जल मुई ताहे धुआं मोह लाग। तो विपक्ष में भी 2 तरह के लोग हैं। एक मुझे याद है, एक हमारी मित्र भी हैं, एक काफ़ी बड़ी पार्टी के वो प्रवक्ता थे। एक समय में मैं जब भी चैनल बैठता था तो वो नींबू लेके आते थे। हालांकि ऐसा नींबू खरीदा था उन्होंने कि 1 महीना मुझे लगता है सड़ने लगा था, तो नींबू दिखाते थे। इस बार कम से कम अच्छा हुआ, एक दिन मैंने उनसे कहा कि सिलेंडर या उसका मिनिएचर भी लेकर के आते। तो कहने का अर्थ यह है कि जो लोग संजीदा ढंग से इस पर आपत्ति उठाते हैं या सलाह के मूड में होते हैं उनका ठीक है, लेकिन जो लोग बिहारी बन जाते हैं दुख का वर्णन करते हुए, वो हास्यास्पद लगता है और वो देश के लिए खतरनाक भी है। ना मैम, अपनी बात भी आप जो है वो रखिएगा और इसमें थोड़ा सा मेरा ऐड कीजिएगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो स्ट्रैटेजी बनाई गई या जो रिश्ते होने चाहिए थे ईरान के साथ, रशिया के साथ, उसमें अमेरिका की जो है दबाव में काम किया गया। मैम, ये तो पूर्व में भी हुआ है, डिप्लोमेटिक रिश्ते सब संभालने के लिए 2012 में हुआ है जब उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम पर सवाल उठा दिए गए यूपीए सरकार की तरफ से, और इसके अलावा दबाव में जो है उस वक्त भी ये स्ट्रैटेजी अपनाई गई कि क्रूड ऑयल जो है वो कम कर दिया जाए। तो जो सिचुएशन है उसके हिसाब से सरकार अगर कदम उठाती है तो फिर उस पर क्वेश्चन मार्क करते हुए फिर अपनी गिरहबा में तो झांकना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल अपनी गिरहबा पे झांकना पड़ेगा और विपक्ष को झांकना भी चाहिए कि जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने किसी ऐसी क्राइसिस सिचुएशन में क्या किया था। मैं यहाँ पर एक चीज ऐड करना चाहती हूँ। अभी हमारी जो स्थिति है, लकीली हम ऐसी सिचुएशन में हैं कि हम हर किसी से बात कर सकते हैं। अमेरिका से हमारे रिश्ते आज की डेट में बहुत अच्छे हैं, रूस और ईरान से भी हमारे रिश्ते अच्छे थे। तो हम एक बहुत ही अच्छे स्पेस में थे कि हम दोनों तरफ से बात कर सकते थे, लेकिन पता नहीं हमने अपनी उस पोजीशन को क्यों फॉरफीट कर दिया। खुल के सामने आके हमें दोनों पक्षों से बात करके जो अपनी बात रखनी चाहिए थी हमने उसमें देरी कर दी। हमें ईरान से भी बात करनी चाहिए थी। हमने ईरान के खामेनेई की डेथ हुई तो 1 हफ्ते के बाद शोक प्रकट किया। 160 बच्चे जो स्कूल में मरे उस पर कल आपने शोक प्रकट किया है, 1 महीना बीतने के बाद किया है। तो जो एक आपकी जो हिचकिचाहट दिख रही थी ईरान के साथ संवेदना प्रकट करने में भी, वो भी हमने दिखाने में देरी कर दी है। तो उसमें हमने कहीं अपनी पोजीशन, अपना ग्राउंड लूज किया है। दूसरा, रूस के साथ जो हमारे रिश्ते थे, हम अमेरिका की जब बात आई, अमेरिका ने कहा कि हमने 1 महीने की और परमिशन दे दी, तो हमने खुल के क्यों नहीं कहा कि हम अपने हिसाब की ज़रूरत के हिसाब से हम रूस से तेल खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, और हम खरीदते रहते। दिख रहा था कि क्राइसिस सामने आ रही है, तो जो प्रोएक्टिव स्टेप्स लेने थे उसमें हमने करने में देरी कर दी। तो इस वजह से विपक्ष को एक मौका मिला आप पे सवाल उठाने का। दूसरा, एक और बात मैं कहूँ, जो बीच में कई चर्चाएं चली थी कि पाकिस्तान मध्यस्थता करेगा, ये हमारे लिए एक बड़ी कूटनीतिक एम्बैरसमेंट की तरह सामने आया था। ये अफवाहें भी अगर थी तो ये एक एम्बैरसमेंट था, क्योंकि इस क्षेत्र में हम अपने आप को मानते हैं कि हम प्रीडोमिनेंट लीडर हैं, तो हमको इसमें इनिशिएटिव लेके आगे आना चाहिए था। वो तो बातचीत अभी हो रही है कि नहीं, इसमें कहीं कोई क्लैरिटी नहीं है, लेकिन इसमें इंडिया को एक इनिशिएटिव लेके प्रोएक्टिव रोल में दिखना चाहिए था, और वो हम मौका गंवा बैठे हैं। उसमें हमने देरी कर दी अपनी तरफ से पहल करने की और सबसे बात करने की। एक बात और, किसी ने अभी कहा, बहस में आया कि हम सिर्फ अकेले देश हैं जहां तेल के दाम नहीं बढ़े हैं।
अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है वो हर चीज़ में इन्फिल्ट्रेट कर जा रही है, और वो दाम ना बढ़ने का वो एक बहुत बड़ा कारण है। पूरे देश में आप किसी से भी पूछ लीजिए, कोई भी बिल्कुल पॉलिटिकली नाइव इंसान भी आपको बताएगा कि 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं इसलिए दाम नहीं बढ़े हैं। 5 मई को जिस दिन रिजल्ट आएंगे उस दिन दाम बढ़ा दिए जाएंगे, या जिस दिन आखिरी वोट पड़ जाएगा उस दिन दाम बढ़ा दिए जाएंगे। और उस वजह से भी लोग अपने यहाँ स्टोरेज होल्ड करके 4 गाड़ियां हैं तो चारों की टंकी फुल करा के रख रहे हैं कि उसके बाद तो दाम बढ़ने ही बढ़ने हैं। तो ये सारी सिचुएशंस है जिसपे कि सरकार को थोड़ा एकदम साफ साफ शब्दों में अपनी बात कहनी चाहिए थी। ठीक है अनुराग सर, कि जो चुनाव हैं वो क्या दामों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, सरकार क्या इसलिए नहीं बढ़ा रही है, एक सवाल तो ये। और दूसरी तरफ सवाल ये कि जो विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि जो डिप्लोमेसी जिस तरीके की होनी चाहिए थी ईरान के साथ, जो रशिया के साथ, हम उसमें फेल हो गए, क्या ऐसी स्थिति है? देखिए, मेरे ख्याल से पूर्णिमा जी के पास कोई निश्चित रूप से कोई इन्फॉर्मेशन होगी सरकार की तरफ से, तो उन्होंने ये बात बोली है कि बस आखिरी वोट गिरेगा और उसके बाद तुरंत बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन ये शायद नॉर्मल परिस्थितियों में होता भी होगा, कभी हुआ भी होगा, हुआ है ऐसा, लेकिन ये सिचुएशन वो नहीं है कि चुनाव की वजह से कुछ चीज़ें रोकी जा रही। वो जो उनका स्टेटमेंट है वो उनकी अपनी जानकारी पे आधारित है, मैं उससे थोड़ा सा विपरीत सोचता हूँ। ये सिचुएशन अलग है, और ये चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो या किसी भी दल की सरकार हो, ऐसी स्थिति में ऐसे कदम मुझे नहीं लगता उठाए जाएंगे कि चुनाव का इंतज़ार हो रहा है वो दाम बढ़ाने के लिए। जबकि पिछले दिनों, बहुत दिनों से ये जो है ये चर्चा चली है कि क्रूड ऑयल के जब दाम कम हुए तो आपने पेट्रोल के दाम क्यों नहीं घटाए। ये चर्चा हो चुकी है, इस पे सरकार को कई बार कटघरे में खड़ा किया गया है। तो आज की स्थिति में अगर आप नहीं दाम कम करोगे तो फिर आपने पहले क्यों इतना जो है इकट्ठा किया था। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई चुनाव से संबंधित कोई ये कदम है, जो मेरा अपना आकलन है। उसके बाद आपने कूटनीति पे बात, देखिए ये जो है ना बड़ा एक्सपर्ट्स का जो है वो सब्जेक्ट है कि हमने खामनेई की मृत्यु पे हमने 5 दिन इंतज़ार क्यों किया। हमने, देखिए हम लोग जो है ना अब किसी दबाव में आके या किसी आप अपने जीवन में अपने आसपास देख लीजिए, आप जब जो आदमी शक्तिशाली होता है ना वो ज़्यादा किसी दबाव की परवाह नहीं करता। हमें क्या किसी के लिए कुछ भी करना है, उसके लिए क्या हम जो है हमारे आलोचक क्या कहेंगे इसका इंतज़ार करना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता जो ऐसे सब मामलों में सरकार को ज़बरदस्ती विवादों में घसीटना कोई समझदारी नहीं है आज की स्थिति में। मुझे नहीं लगता इस समय विपक्ष को भी अननेसेसरी की बातों में सरकार को कटघरे में खड़ा करना चाहिए, क्योंकि इस समय हमारे यहाँ जो भी बात हो रही है वो हमारे दुश्मन देश भी देख रहे हैं और उस पर वो भी मजा ले रहे हैं, वो भी उसकी खबरें बना रहे हैं। बिल्कुल, यानी जो भी हम बोलें या जो भी हम सरकार के बारे में, देश के बारे में कहें, उसमें हमारी जो है वो राष्ट्र हित की भावना जो है रहनी बेहद ज़रूरी है। लेकिन उस पर सवाल ना उठाते हुए सवाल ये है सर कि जो डिप्लोमेसी को लेकर क्वेश्चन किया जा रहा है कि आपकी जो डिप्लोमेसी ईरान के साथ जिस तरीके की होनी चाहिए थी आप उसमें चूक रहे हैं, और यही वजह है कि हॉर्मूज के लिए भी आपको एक जद्दोजहद करनी पड़ रही है। लेकिन अगर वहां से जहाज निकल रहे हैं तो क्या वो सफलता है? अगर वो फंस रहे हैं तो क्या वो हमारी नाकामी है? रशिया के साथ जो हमारे लगातार अमेरिका के दबाव में हमने तेल जो कम किया, क्या वो हमारी नाकामी है? लेकिन एक उसमें एक बीच में एक स्टार लगा दिया जाता है कि नहीं हमने पूरी तरीके से बंद नहीं किया था। यदि आप बात करेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे ये है कि क्या जो 3 देश युद्ध लड़ रहे, ईरान, अमेरिका और इजराइल, क्या उन्होंने कहा कि भारत अपनी स्थिति स्पष्ट करे कि वो हमारे साथ है या नहीं है? इन तीनों देशों की तरफ से ये डिमांड नहीं आई कि भारत अपनी स्थिति स्पष्ट करे। ये डिमांड कहाँ से आई? भारत के अंदर से आई है कि आप स्पष्ट करिए कि आप ईरान के साथ खड़े हैं या नहीं खड़े हैं, आप इजराइल के साथ हैं, आप अमेरिका के पीछे लग्गू हैं। ये बात कहाँ से उठ रही? भारत के अंदर से उठ रही। तो भारत यदि अपने आप को गुटनिरपेक्ष देश के रूप में तटस्थ भूमिका लेकर खड़ा है तो उससे कौन सी डिप्लोमेसी खराब हो रही? उसी डिप्लोमेसी के चलते तो आज अमेरिका मध्यस्थता की तरफ देख रहा है कि भारत एक बार मध्यस्थता की कोशिश करे। ईरान कह रहा है कि भाई भारत आज अपने स्टैंड पे कायम है, भले ही उसके संबंध रसिया से हैं, इजराइल से है, अमेरिका से है, लेकिन ईरान के लिए हानिकारक नहीं। यानी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ईरान और भारत के रिश्ते आज भी वही हैं जो पहले थे।
यानी कल भी वो जो कॉमर्शियल एक्टिविटी है वो दोनों के बीच में होती रहेगी, और उसी का कारण है कि होर्मुज जल डमरू मार्ग से जो भारत के जहाज हैं उनको आने की अनुमति दी गई कि कल हमारे साथ व्यापारिक संबंध खराब नहीं होना चाहिए। देखिए, राजनीतिक संबंध और व्यापारिक संबंध दोनों में अंतर होता है। तो राजनीतिक संबंधों में भले ही मतभेद आ जाए, लेकिन व्यापारिक संबंध कोई भी कंट्री किसी भी कंट्री के साथ खराब नहीं करना चाहती, क्योंकि अरब कंट्री जो हैं, जिन अरब कंट्रियों की हम बात करते हैं, भारत हर साल लगभग 2 लाख करोड़ का ऐसा माल देता है जो उनके लिए नित्य की आवश्यकता है, चावल, सब्जी, गेहूं, फल, ये हर साल 2 लाख करोड़ का देता है। और वहाँ जो चावल खाते हैं वो भारत का खाते हैं। अब आप चले जाइए तो मैं पिछली बार ही बोला था, मालवा का गेहूं जो है अरब कंट्री में बहुत प्रसिद्ध है भाई साहब। वहाँ का ब्रेड, रोटी जो भी बनता है उसके लिए मालवा गेहूं चाहिए। मालवा का पूरा गेहूं भेजा जाता है अरब कंट्री में। हमारी जो छोटी छोटी आवश्यकताएं हैं जिनको हम नज़रअंदाज करते हैं, वो छोटी छोटी आवश्यकताएं हम अरब कंट्रियों की पूरी करते हैं। ईरान के साथ भी हमारी वही संबंध। डिप्लोमेटिक तरीके से भी आप देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि भारत जिस भूमिका में खड़ा है वो भूमिका खराब है। मुझे लगता है भारत में किसी का भी शासन होता आज वो उसी भूमिका में रहता। तेल के लिए मैं एक शब्द बोलूँगा कि तेल का दाम पहले कंपनियां तय करती थी, लेकिन तेल का दाम कम ज़्यादा करने के लिए हस्तक्षेप करने का अधिकार सरकार के पास था। यूपीए सरकार ने तेल का दाम तय करने के लिए फ्री हैंड कर दिया कंपनियों को। ठीक। एनडीए सरकार उस पर अंकुश नहीं लगा पाई क्योंकि तेल लॉबी दबाव बना के चलती। इसीलिए पहले भी ये डिमांड उठी थी जब यूपीए की सरकार थी तब भी, और आज फिर इस पे बहुत दबाव है कि तेल कंपनियों पे तेल पे जीएसटी लगना चाहिए, और भारत सरकार उसको नहीं लगा पा रही। इसलिए जो तेल का उतार चढ़ाव है, जिस पे हम कहते हैं इतने डॉलर पे था, इतना महंगा था, इतना डॉलर महंगा हो गया, सस्ता हो गया, ये आज भी कंपनियां अपनी सुविधा से तय करती हैं। भारत सरकार का तेल पे कोई नियंत्रण नहीं है। भारत सरकार तेल कंपनियों से आग्रह ही कर सकती है कि आप 1 रुपये कम कर दें। एक्साइज अपना है ना, तो एक्साइज हमारा है, जीएसटी तो हम नहीं लगाए ना। तो बस एक्साइज ही कम कर सकती थी, वही किया। वही तेल कंपनियों से आग्रह कर सकती है, दबाव नहीं बना सकती कि आप रेट कम। नहीं वो तो एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी, ये तेल की कीमतों को लेके जो अफवाहें चल रही हैं, इसकी एक बहुत बड़ी वजह है, एक बहुत बड़ी कंपनी है नायरा, जिसने 5 रुपए प्रति लीटर दाम बढ़ा दिए हैं, और उन्होंने दूसरा अनाउंसमेंट कर दिया है कि वो अगले महीने से अपनी जो रिफाइनिंग यूनिट है उसको शट डाउन कर रहे हैं, मेंटेनेंस में जा रहे हैं। तो इसको लेके एक पैनिक है। नायरा प्राइवेट कंपनी है तो लोग को लग रहा है कि वो फ्री है करने के लिए, और जो HPCL, इंडियन ऑयल वगैरह जैसी कंपनी उस पर अभी भी गवर्नमेंट का कंट्रोल है, तो शायद इसीलिए अभी गवर्नमेंट उसको रोक के रख रही है, होल्ड कर रही है चुनाव के रिजल्ट तक, चुनाव होने तक। तो नायरा कंपनी, अच्छा दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, नायरा में रोजनेफ्ट जो रशियन कंपनी है उसका बहुत बड़ा मात्रा में क्रूड ऑयल आता है। तो जब ये सिचुएशन एक प्राइवेट कंपनी में दिख रही है जो कि एक शो विंडो की तरह है, तो डर वाजिब है कि क्या बाकी कंपनियां भी दिल फॉलो सूट और नॉट आगे जाके। किस तरीके से स्ट्रैटेजिक मूव लिए हैं और जिस तरीके के कदम उठाए गए हैं भारत सरकार की तरफ से, और जो कुछ सिचुएशंस चाहे डिप्लोमेटिक हो या फिर इंटरनल सिचुएशंस हो, इसके इतर मैं चाहता हूं इंटरनेशनल पर आप थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने इस युद्ध में अब ये स्थिति देखी है, क्योंकि हर कोई इंतजार कर रहा है कि आखिर ये खत्म कब होगा। पिछले कुछ वक्त में डोनाल्ड ट्रंप ने 48 घंटे का पहले युद्ध विराम लगाया, फिर 5 दिन का लगाया, और उसके बाद वो 10 दिन पर आ गए। वो लगातार कह रहे हैं कि हाँ अच्छी बातचीत चल रही है, लेकिन ईरान कह रहा है कोई बातचीत नहीं हो रही है, बैक चैनल्स की खबरें जरूर आ रही हैं। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप अब किसी भी तरीके से इस युद्ध से निकलना चाह रहे हैं? वो इस सिचुएशन में आ गए हैं? क्या वो फंस गए हैं? नहीं, निश्चित रूप से डोनाल्ड ट्रंप ही नहीं, दुनिया चाह रही है कि ये युद्ध खत्म हो, और डोनाल्ड ट्रंप तो चाह ही रहे हैं। चाह तो ईरान भी रहा होगा कि युद्ध खत्म हो, क्योंकि तबाही तो वहाँ भी हो रही है। ऐसा थोड़ी है कि वहाँ सब कुछ ठीक ठीक चल रहा है। ये अलग बात है कि वो लड़ रहा है, बहादुरी से लड़ रहा है, और उसने तमाम आशंकाओं को ध्वस्त करते हुए इतना मुकाबला किया है जो किसी को अंदाज नहीं था। शायद अमेरिका और इसराइल ने भी ईरान को अंडर एस्टिमेट किया था। सब मान रहे थे कि हफ्ते भर का खेल है और उसके बाद निपट जाएगा। तो लेकिन युद्ध तो युद्ध होता है, और डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह समय सीमा बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनके सामने दिक्कत क्या है, अब वो मरीन उन्होंने भेजे हैं, 10,000 के आसपास सैनिक भेजे गए हैं, वो ज़मीन पर भी उतारना है, उनको तो समय भी चाहिए उनको। अगर उनको अपने ऑब्जेक्टिव्स पूरे करने हैं, सो कॉल्ड ऑब्जेक्टिव्स की रिजीम चेंज और वो, या तो उसके लिए ज़मीन पर उतरना पड़ेगा। ज़मीन पर उतरने के लिए सैनिक को भेजने के लिए समय चाहिए। डर भी है क्योंकि वहाँ भी ईरान में भी भर्ती शुरू हो गई, 10 लाख के करीब तो तैयार कर रहे हैं कि आओ हम लड़ेंगे, क्योंकि ईरान वो नहीं है ना लेबनान
या कोई छोटा मोटा वेनेजुएला जाके उठा लाए आप जाके, तो ये तो बात समझ रहे हैं। और जिस तरह जो बेसिस नष्ट हुए हैं इनके यूएस के अलग अलग कंट्री में, कतर में, ओमान में, यूएई में, बहुत सारा जो डैमेज हुआ है, तो उससे भी अमेरिका को चोट लगी है। फिर अमेरिका का अंतर भी युद्ध को लेके बहुत ट्रंप के खिलाफ एक माहौल है। भाई जेडी वेंस तक खुश नहीं है। तुलसी गाबार्ड ने जो रिपोर्ट दी है वो आप देखो, एक उनके उसने तो इस्तीफा ही दे दिया काउंटर टेररिज्म के अध्यक्ष ने, तो वहाँ भी बहुत चुनौतियाँ हैं ट्रंप के सामने। तो ट्रंप को तो कोई आज की तारीख में दुनिया में कहीं, नाटो देश बिल्कुल अपने को अलग कर लिया कि, और ट्रंप कह रहे हैं नाटो कायर हैं, हम याद रखेंगे। जैसे बच्चे नहीं करते हैं कि अच्छा तुमने हमको जो है हम वहाँ उससे लड़ रहे थे, तुम आए नहीं, हम याद रखेंगे, उस तरह का हो रहा। तो ट्रंप तो निश्चित रूप से उलझे हुए फंसे हुए हैं। और इजराइल भी फंसा है। पहली बार इजराइल में इतनी तबाही हुई है। तेल अवीव, हाइफा, उसके सारे शहरों में जिस तरह मिसाइल्स गिरे हैं, और उनका आयरन डोम जो है वो पेपर डोम जैसा हो गया है कि वो इंटरसेप्शन का पूरा। तो इजराइल, अभी तक तो इजराइल लेबनान को मार लेता था, हमास को मार लिया, हूती को मार लिया, इनको मार लिया, हिजबुल्लाह को मार लिया। अब पहली बार एक रेगुलर आर्मी है, रेगुलर फोर्स है लड़ाई लड़ा, तो वहाँ भी इजराइल भी जो है उसमें तो बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो युद्ध तो फंसे हुए हैं ये, लेकिन कौन पहल करे, जो पीछे हटेगा वो माना जाएगा हारा। तो वो नाक का सवाल भी है। और अमेरिका जो शक्ति का भ्रम है कि दुनिया में अमेरिका के सामने कोई टिक नहीं सकता, वो भ्रम ही टूट रहा है। तो कुल मिलाकर के ये बड़ी विचित्र स्थिति है। भारत की जहाँ तक बात है, मुझे लगता है कि भारत ने कोर्स करेक्शन किया है अपनी कूटनीति में। शुरू में जिस तरह से जब युद्ध शुरू हुआ, एक तो प्रधानमंत्री जी इजराइल गए यात्रा में, और उसके बाद अचानक युद्ध शुरू हो गया, तो उसको लेके सवाल उठे, वो आ गए। और फिर हमने की हत्या, और बार बार सब लोग कह चुके हैं, उस पर मैं बार बार क्या कहूँ। तो लगा कि हम कहीं ना कहीं हमारा पलड़ा थोड़ा इजराइल की तरफ और अमेरिका की झुका हुआ है, क्योंकि जिस तरह हम मौन साधे रहे। लेकिन जब प्रेशर पड़ा, मतलब पाकिस्तान जैसा देश आलोचना कर रहा है खामनेई के मारे जाने की और बच्चियों की हत्या की बमबारी में, तो लगा कि भाई हम कहाँ हैं। फिर उसका कोर्स करेक्शन हुआ। उसमें भी धीरे धीरे किसी भी जब आप एक पोजीशन ले लेते हो, कोई भी सरकार हो, तो अचानक नहीं लौटती, फिर उसको समय लगता है धीरे धीरे वापस आने में। तो अब धीरे धीरे वापस आ रहे हैं। जैसे भी पुण्य जी बता रहे हैं कि उन बच्चियों की मौत पर कल शोक व्यक्त किया गया, तो समय फिर ईरान से लगातार बात करें। अब भारत ने एक ऐसा कोर्स करेक्शन किया कि ईरान ने जिन 5 देशों को छूट दी है, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज जो लेटेस्ट है, उसमें भारत भी है। रूस, चीन, भारत, श्रीलंका और पाकिस्तान, जो 5 देशों को निकलने की छूट दी है अभी जो कहा गया। हालांकि वहाँ भी बयान बदलते हैं उनके, कभी आया था छूट कोई बैन ही नहीं लगा हुआ, कभी आता है कि नहीं उन्हीं की छूट है, अभी कल आया कि सबको परमिशन लेनी पड़ेगी, लेकिन परिस्थितियों के हिसाब से। लेकिन इतना ज़रूर है कि कूटनीति जो है आज की तारीख में बड़ी टफ हो गई। जिस तरह की दुनिया है, अब मल्टीपोलर वर्ल्ड हो गया है। ऐसे में बहुत फूंक के कदम रखना पड़ेगा। एक बात मुझे जरूर अखरी है, एक अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन के विद्यार्थी के नाते, जयशंकर जी का स्टेटमेंट अच्छा नहीं था कि हम दलाल नहीं हैं। मध्यस्थ करने वाला देश कभी दलाल नहीं होता है। नेहरू जी ने कोरियन वार में मध्यस्थता की थी। अभी जब यूक्रेन और रूस के युद्ध में हम लोग कह रहे थे मोदी जी युद्ध रुकवा सकते हैं, तो कहा हम दलाली की बात कर रहे थे। कोई दलाली, ये शब्द उनको एक कूटनीतिक भाषा नहीं है। ये उनको जो है कुछ और बोल सकते थे वो, और ये तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा इस तरह की भाषा जो है, ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा, उन्होंने यूरोपियन यूनियन को नाराज कर दिया था ये कह के कि हमें सरमन नहीं चाहिए, वी डोंट नीड सरमन। कूटनीति में ऐसी भाषा का इस्तेमाल जयशंकर जी से उम्मीद नहीं है। वो खुद इतने बड़े कूटनीतिज्ञ और राजनयिक रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा इन सब चीज़ों में संयम बरतना। ठीक है सर। देखिए, जो भारत की आज जो स्थिति है, हम कोई राय नहीं दे रहे हैं, हम ऑब्जेक्टिव एनालिसिस कर रहे हैं जो हुआ है जी। नेतन्याहू ऑलरेडी खुल के कहते हैं कि मोदी मेरा दोस्त है। अभी तक कोई खिलाफ बयान तो नहीं आया, और इस युद्ध के शुरू होने के 3-4 दिन पहले ही मोदी वहाँ से लौटे हैं, तब से तो आज तक नहीं। और ईरान ने जो मिसाइल एक दागी, उस पर लिखा है थैंक यू इंडिया। नहीं, सुन लीजिए, और देशों के नाम मैं एक बात बता रहा हूँ, जो मिसाइल दागी है थैंक यू इंडिया लिखा है। और मैंने तो नहीं पढ़ा कि किस देश का नाम लिख करके मिसाइल आई है, आई डोंट नो। जर्मनी, लेकिन ये जर्मनी का है, पाकिस्तान का जर्मनी का है, पाकिस्तान का भी। हाँ, जर्मनी एक साथ कई देशों के नाम के चित्र हैं। हाँ। तो मेरा ये कहना है कि अगर आज नेतन्याहू के भी प्रिय हैं मोदी जी, और ईरान भी थैंक यू इंडिया कह रहा है, तो ये सफलता है कि विफलता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, एक बात हमको समझ लेनी चाहिए,
कभी चर्च की एज हुआ करती थी, यानी धर्म जो था उसी के हाथ में पॉलिटिकल सत्ता होती थी। जी। ये बदला, ये बदलाव हुआ। याद होगा गैलीलियो ने इसीलिए उसको जेल में डाल दिया गया था जब उसने कहा कि धरती घूम रही है, यानी चर्च की सत्ता थी, यानी ईश्वर को जो नहीं माने उसको जेल में डाल दो। खैर, चर्च की सत्ता समाप्त हुई, पॉलिटिकल सत्ता किसी भी स्टेट में पॉलिटिकल लीडरशिप ने संभाला उसको। जी। ईरान एकमात्र देश है जहां पे पॉलिटिकल लीडर के ऊपर एक रिलीजियस पावर है। और हमारे यहाँ जानते हैं 2 राजदूत हैं, एक खुमैनी का है जिसके बयान आ रहे हैं जी। और एक पॉलिटिकल राजदूत है। हमें कुछ चीज़ों को समझ लेना चाहिए, कुछ चीज़ें फंडामेंटल हैं। कारपेटिंग करने से कोई चीज़ ख़त्म नहीं होती है। किस सिद्धांत पर आप क्या आज की तारीख में दुनिया यह मानती है कि पॉलिटिकल पावर के ऊपर एक रिलीजियस पावर होनी चाहिए? मैं समझता हूं भारत इसका विरोधी है और हमें विरोध करना चाहिए। धर्म निजी आस्था की चीज हो सकती है, पाकिस्तान में भी है, आप इस्लामिक कंट्री कह लीजिए, लेकिन वहाँ जो लीडरशिप है वो पॉलिटिकल लीडरशिप है, आप कुछ भी कह लीजिए। तो मैं ये कहता हूँ, जो बहुत जल्दी लोग कहते हैं ना, तुरंत क्यों नहीं कह दिया, तुरंत क्यों नहीं, हेड ऑफ स्टेट एंड हेड ऑफ रिलीजियस, दोनों का फर्क समझ लीजिए आप लोग। ठीक, तो सर कह रहे हैं कि अभी किसी ने कहा, रामपाल जी की बात पर नहीं, किसी और बात पे हो रहा हूँ, कि ईरान ने क्या कहा, भारत कहाँ है, या अमेरिका ने कहा, या इजराइल ने कहा, शायद शुक्ला जी ने कहा था। देखिए, इजराइल तो मान के चल रहा है कि भारत हमारे साथ है जी, क्योंकि ईरान ने कहा कि आप ब्रिक्स के अध्यक्ष हैं, हम ब्रिक्स में हैं, ब्रिक्स की तरफ से प्रस्ताव आना चाहिए युद्ध के कंडमेशन का, और भारत के पास अध्यक्षता है ब्रिक्स की, लेकिन भारत ने उस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। तो ऐसा नहीं कि कहा नहीं है, देशों ने कहा है। ठीक, स्टेटमेंट नहीं आया। नहीं, ऑफिशियल स्टेटमेंट, ऑफिशियल है, नहीं, अरे ऑफिशियल है उनके, सूत्रों के मैं हवाले इंटरव्यू से करके खबर आया आई हूँ भाई। अब ऑफिशियल क्या होता है, उनका रिप्रेजेंटेटिव कह रहा है, उसके बाद उनके ट्वीट है सरकारी। ठीक है, इसके तथ्य देख लीजिए। बिल्कुल सर। अभी 2 चीजें जिस पर मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा प्रकाश डाल लें। एक, डिप्लोमेसी की जो लगातार बात हो रही है, डिप्लोमेटिक जो रिश्तों की, और दूसरा, जब इंटरनेशनल हम लेवल पर बात कर रहे हैं, क्या डोनाल्ड ट्रंप, जो सीधा सा सवाल है, क्या इस युद्ध में फंस गए? इसमें कोई शक नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध में फंस गए और बुरी तरह फंस गए। और युद्ध पिछले 3-3.5 साल से भी चल रहा है, रूस और यूक्रेन का, और उसमें भी इधर से नाटो का भी समर्थन है और अमेरिका का भी समर्थन है। उसने भी दुनिया को प्रभावित किया, लेकिन जितना ईरान के युद्ध ने प्रभावित किया, इसकी कल्पना खुद अमेरिका और इजराइल दोनों ने नहीं की होगी। क्योंकि जिस तरीके से ईरान ने प्रतिकार किया और लड़े हैं, उनके इतने सारे सर्वोच्च नेता और जो स्ट्रेटेजिक लोग थे, उनके मारे जाने के बावजूद वो शायद इस रणनीति के लिए शुरू से खुद को तैयार कर रहे थे। पिछले 35-40 जब इराक हुआ था, तब उनको समझ में आ गया था ऐसा किसी दिन अमेरिका उनके साथ भी कर सकता है। तो उन्होंने जो झिलेवार बनाई, बाहर बनाई बंकरों में, आज इतनी ज़बरदस्त ब्लास्टिंग होने के बावजूद भी नीचे जो उनके परमाणु बंकर बने हुए हैं, वहाँ पर उनकी ईंट भी नहीं हिली है। ये तथ्यात्मक रूप से सामने आया है। शुरू में छोटे छोटे ड्रोन से उन्होंने बड़ी बड़ी मिसाइलों को मार दिया, और अब वो बड़ी मिसाइलें छोड़ रहे हैं। आज ही सीरिया पर उन्होंने ज़बरदस्त मिसाइलों से हमला किया है। तो उन्होंने बड़ी रणनीतिक तरीके से इस लड़ाई को लड़ा है। और जो बात आ रही कि टॉमहॉक मिसाइलों का स्टॉक अमेरिका में खत्म हो रहा है, अमेरिका को पाकिस्तान के झंडे लगवाकर अपने 10 जहाज निकलवाने पड़ रहे हैं, उसको गिफ्ट बोल रहा है, तुमने तो आड़ में छुपकर पाकिस्तान के झंडों का सहारा लेकर अमेरिका जैसे देश को अपने, अमेरिका और इजराइल से बड़ी किसके पास सामरिक शक्ति है? इसके पीछे बहुत पेचीदा उलझन है। नाटो आखिर साथ में क्यों नहीं आया? नाटो के देशों ने पल्ला झाड़ने की कोशिश क्यों की? क्योंकि वो नेतन्याहू जो लगातार ईरान को बर्बाद करने और खामेनाई को खत्म करने की कसम खा के बैठे थे, और ईरान में भी इसी तरीके से नेतन्याहू को लेकर विरोध था, उन नेतन्याहू ने अगर ट्रंप को इस तरीके से उकसा लिया और हमला करवा दिया है, तो केवल ये तेल का मामला या युद्ध का मामला नहीं है भाई। इवांका ट्रंप के पति कौन है? जेराड कुशनर, जो नेतन्याहू को अंकल बोलते हैं। तो अंदर के मसले और आपस के इनके संबंध भी इतने पेचीदा हैं, जिन्होंने इस युद्ध को जन्म दिया है। और इस युद्ध से दूसरे देश इतने नाराज, और चाहे नाटो नहीं कूदा हो। अभी ताजा समाचार यह है कि खाड़ी के देश खुद एकजुट होकर कोशिश कर रहे हैं कि होर्मुज में अपनी सेना भेजकर होर्मुज को सुरक्षित करा लें। ये खाड़ी के देशों में आपस में मैसेज चल गया, उसका पूरा डिटेल भी हमारे पास आ चुका है। तो जो होर्मुज में हुआ है और जिसकी वजह से ऊर्जा संकट पूरी दुनिया पर छाया हुआ, और उसके वही दूरगामी परिणाम है जो खाद्य पर आएगा, खाने पीने की चीजों पर आएगा, खाद्य पदार्थों पर आएगा। एक बुरे युद्ध में उलझाने के दोषी तो अमेरिका और इजराइल को माना जाना चाहिए, चाहे उन्होंने ये इसीलिए किया हो कि खामनेई आतताई थे,
भाई खामनेई आतताई थे तो कौन सी दुनिया की अदालत है जो अमेरिका और इजराइल को अकेले को ये अधिकार दे देती है कि वो दुनिया में ये तय करे कि कहाँ किसका शासन होगा और कहाँ किसका शासन नहीं होगा। खामनेई की आतताइयों के साथ और खामनेई के ने जो भी अपने प्रजा पर अत्याचार किए होंगे उसके साथ कोई खड़ा नहीं होगा। लेकिन अगर आपने इस तरह के युद्ध में उलझाया है तो मुझे लगता है कि हमारी जेब से जो अतिरिक्त पैसा जा रहा है और हमें जो पेट्रोल पंपों पर लाइन लगानी पड़ रही हो तो इसके जिम्मेदार यही लोग हैं ना, चाहे उनके खुद के देश में भी ये हो गया और विरोध हो रहा है। इसीलिए तो पैदल सैनिक भेजे गए लेकिन घुस नहीं रहे, क्योंकि वो जो डेड बॉडी आती है अमेरिकी सैनिकों की ना, वो उनके लिए सबसे बड़ा खतरनाक संकेत होता है। अमेरिका में उसको सहन नहीं किया जाता। तो अगर सवाल सीधा ही है कि क्या ट्रंप इस युद्ध में उलझ गए हैं, बिल्कुल उलझ गए हैं और वो किसी भी कीमत पर अब उससे निकलने की कोशिश में लगे हुए दिखाई देते हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ये सोच रहे थे कि जो उन्होंने वेनेजुएला में किया वैसा ही कुछ वो ईरान में कर देंगे, रिजीम चेंज हो जाएगी, जो वहां की जनता है उसका समर्थन उन्हें मिलेगा, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया और एक लंबे युद्ध में अब कहीं ना कहीं वो उलझते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ जो स्ट्रैटेजिक मूव्स भारत सरकार के किए जा रहे हैं उस पर जो एक राय यहां पर नजर आती है वो ये कि कदम अच्छे हैं लेकिन और बेहतर जो है इससे पहले इस पर काम कर किया जा सकता था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मुश्किल स्थितियां हैं और उस पर पूरी एक टीम की तरह भारत के हर एक शख्स को जो है वो खड़े रहने की जरूरत है, तभी इन मुश्किल हालात से हम जो है वो निकल सकते हैं, देश को निकाल सकते हैं। इसके उलट अफवाहों को रोकना भी हमारी ही जिम्मेदारी है, सिर्फ सरकार पर उसका ठीकरा फोड़ देना जो है वो ठीक नहीं है। बहुत शुक्रिया आप सभी वरिष्ठ पत्रकारों का हमारे साथ जो है वो जुड़ने के लिए, और आप बने रहिए अमर उजाला के साथ। बहुत धन्यवाद।